तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं जो आपके सामने दिख रहा है। जिन बेसिकली अगर बोला जाए तो यह 10th और 9th के 8 क्लास और किसी भी कॉम्पिटिटिव, जहां भी कॉम्पिटिटिव में आपको क्षेत्र नीति से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, वो सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ से देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं सारा का सारा थ्योरी आज बताने वाला हूँ। मेरा कोशिश रहेगा कि प्लेन और सॉलिड 1 से 2 वीडियो में मैं पूरा खत्म कर दूँ थ्योरेटिकल चीज, और थ्योरेटिकल चीज जब खत्म हो जाएगा तो सिर्फ और सिर्फ आपका बचेगा क्वेश्चन, जो मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा। एमसीक्यू में कराना मैं अभी शुरू नहीं किया हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं शुरू करने वाला हूँ। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप लोग यहीं विराजमान रहें और सारा का सारा इसी चैनल के माध्यम से आपको बताया जाएगा। यह हमारे प्रहार का ही प्रहार जो हमारा प्लेलिस्ट बना है, और प्रहार का जो मैं बैच शुरू किया हूँ उसी प्लेलिस्ट में मैं इसको डालने वाला हूँ, क्योंकि मैं क्लास वाइज तो ले नहीं रहा हूँ। तो मैं जो भी मैथ्स का क्लास होगा, जो कॉम्पिटिटिव लेवल 0 to हीरो वाला रहेगा, वो सारा का सारा आपका प्रहार प्लेलिस्ट में ही मिलेगा। तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। नए वाले के लिए है कि सब्सक्राइब के अलावा वो शेयर भी करें। मैं जैसा आपको यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ कि सब्सक्राइब के अलावा शेयर भी करें, और जो पुराने हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं है दोबारा सब्सक्राइब करने की, तो वह सिर्फ और सिर्फ शेयर करें चैनल को। जितना ज़्यादा चैनल ग्रो होगा उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट होऊंगा, और मैं जितना मोटिवेट होऊंगा उतना ज़्यादा इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों को पढ़ाऊँगा, बताऊँगा। ठीक है, तो इसके अलावा भी मेरा बैच आने वाला है, जिसके बारे में भी मैं बताऊंगा, कि अभी मैं नहीं बताया हूँ कि मेरा एक रीजनिंग का भी आने वाला है, जिसको मैं शुरू करने का कोशिश कर रहा हूँ। टाइम के अभाव होने के कारण मैं सारा कुछ तो नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जो क्लास हो रहा है अभी कंटिन्यूटी में नहीं चल रहा, लेकिन एज पर डिमांड हर एक क्लास चलेगा। जैसा कि 12 का डिमांड आया था कुछ बच्चों का पिछले क्लास में, जब मैं प्रीलिमिनरी किया था तो उसमें आया था कुछ बच्चों का डिमांड। मैं उसको नेक्स्ट वीक बोला था, लेकिन मैं अभी तक शुरू नहीं कर पाया हूँ, तो बहुत जल्द वो भी क्लास शुरू हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ, सब कुछ आपको यही मिलेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बताने वाला हूँ मेंसुरेशन। तो मेंसुरेशन को 2 भागों में बांटा गया है। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, मेंसुरेशन मींस क्षेत्रमिति को। और मैं ये भी बताया था कि मैं जो भी पढ़ाऊंगा बाइलिंगुअल बताऊंगा, जिसमें दोनों भाषाओं को एक साथ ही लेकर चलूंगा, ताकि मुझे अलग अलग प्लेलिस्ट बनाने की जरूरत ना पड़े हिंदी और इंग्लिश मोड वाले बच्चों के लिए। तो मैं बाइलिंगुअल ही रखता हूँ हर एक क्लासेज को। तो मैं क्षेत्रमिति से शुरू करता हूँ। तो क्षेत्रमिति 2 प्रकार से मैं बांट के यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, और वैसे 2 पार्ट इसके होते ही हैं। एक होते हैं मेंसुरेशन इन अ प्लेन, और एक होता है मेंसुरेशन इन अ सॉलिड। मैं दोनों चीज इसी में बताने वाला हूँ, मेंसुरेशन इन अ सॉलिड। तो अगर आपको वीडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी या किसी भी तरह की समस्या नहीं है, तो चैनल को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट में जरूर करें कि किसी भी प्रकार की अगर परेशानी ना हो। तो अगर किसी भी प्रकार की परेशानी रहती है तो वो भी आप जरूर लिखें। मैं प्लेन मीन्स लिखना चाह रहा था, तो प्लेन मीन्स वैसा चीज लिखना जा रहा था जिसमें सिर्फ 2 डायमेंशन होते हैं, यानी एक्स डैश और वाई डैश होते हैं। तो ऐसे जो भी फिगर होते हैं वो सभी फिगरों को कहा जाता है मेंसुरेशन इन अ प्लेन कहा जाता है, जिसमें सिर्फ लेंथ होते हैं, ब्रेथ होते हैं। इसमें लेंथ होते हैं, ब्रेथ होते हैं। अगर कहो तो इसमें हाइट भी डाल सकते हो, लेकिन इसमें मोटाई नहीं होती है, गहराई नहीं होती है। तो ये सब चीज नहीं होते हैं। तो ये सब चीज है प्लेन। मेंसुरेशन इन प्लेन में ये सब चीजों को देखकर पढ़ा जाता है। इसमें क्या क्या चीज पढ़ा जाता है, तो मेंसुरेशन इन प्लेन में आप पढ़ोगे ट्रायंगल के बारे में, इसमें पढ़ोगे स्क्वायर के बारे में, इसमें पढ़ोगे रेक्टेंगल के बारे में, इसमें पढ़ोगे ट्रेपीजियम के बारे में, इसमें पढ़ोगे पैरेललोग्राम के बारे में। तो इस तरह से और भी तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, जो सबकी मेंसुरेशन इन प्लेन में पढ़ा जाता है। पहले समझने की जरूरत है प्लेन और सॉलिड के बारे में। अब सॉलिड में क्या क्या होता है, तो लंबाई चौड़ाई के अलावा इसमें मोटाई भी होती है, गहराई भी होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक फिगर बना रहा हूँ, आप देख सकते हैं, यह एक क्यूब का फिगर है। उसी तरह मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक क्यूबॉइड बना रहा हूँ। क्यूब मीन्स घन बना रहा था, घना बना रहा था। इस समय आप देख सकते हैं, दिखने से पता चल रहा है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, मोटाई तीनों इसमें। तो ये हो गया। मैं एक सिलेंडर बना रहा हूँ, इस प्रकार से सिलेंडर होता है, तो इसमें भी आप देख सकते हैं मोटाई है। मैं एक कैप, मतलब ये एक प्रकार का कोन बना रहा हूँ, कोन में भी क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों होते हैं। ठीक है,
तो ये सब चीज जो भी होते हैं उसको मेंसुरेशन इन सॉलिड कहा जाता है। तो सॉलिड और यहाँ पे मेंसुरेशन इन प्लेन दोनों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे मेंसुरेशन इन प्लेन में। मैं पहला टॉपिक आपके सामने रख रहा हूँ, कौन सा, तो मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। सबसे पहला मैं रखने वाला हूँ स्क्वायर को, मैं रखने वाला हूँ स्क्वायर, जिसको हिंदी में कहा जाता है वृत्त। मैं वृत्त से शुरू करने वाला हूँ इस आज के टॉपिक को, और इसके बारे में मैं बताना शुरू करूंगा यहीं से, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि किसी एक टॉपिक को किसी एक ही स्लाइड, एक ही पेज पे मैं बताऊं, ताकि आप इजीली उसको स्क्रीनशॉट लेके जरूरत के अनुसार स्टोर कर सकते हो। तो स्क्वायर वृत्त के बारे में, सॉरी स्क्वायर मीन्स वर्ग के बारे में मैं बताना चाह रहा था, माय मिस्टेक। तो मैं वर्ग के बारे में बताना चाह रहा था, तो कोई भी इशू नहीं है, मैं बताया नहीं, अभी लिखा ही था यार। तो यहाँ पे इसको बोला जाता है वर्ग बोला जाता है, तो मैं वर्ग के बारे में बताने वाला हूँ। तो वर्ग क्या होता है उस चीज को देख लीजिए, और पहले उसका फोटो मैं बना देता हूँ, उसके परिभाषाएं के बारे में बता देता हूँ, उसके बाद सभी चीज होंगे उसी में। तो वर्ग जो होता है सो क्या होता है, तो वर्ग जो होता है एक 2 डायमेंशनल यानी द्विविमीय संरचना होती है, जिसमें लंबाई चौड़ाई दोनों के दोनों जो होते हैं उस संरचना की समान होती है। यानी कहने का अर्थ हुआ ये साइड ये साइड ये साइड और ये साइड, तीनों चारों का चारों साइड बराबर होता है। तो हमने मान लिया कि ABCD एक वृत्त है, हमने मान लिया कि ABCD, सॉरी वृत्त नहीं वर्ग है, मान लिया कि ABCD एक वर्ग है। इस वर्ग के बारे में हम यहाँ पे पढ़ना शुरू करेंगे। तो इसमें क्या क्या चीज होते हैं, तो इसकी लंबाई बराबर होती है चौड़ाई की, हमेशा लंबाई और चौड़ाई आपस में बराबर होता है। इसमें क्या होता है कि सभी कोण यानी सारी एंगल, सभी कोण यानी ऑल एंगल आर 90 डिग्री, सारी की सारी एंगल जो होती है सो 90 डिग्री, ठीक है। तो साइड भी बराबर होते हैं और 90 डिग्री भी होते हैं, लंबाई और चौड़ाई बराबर होते हैं, मीन्स ऑल साइड इक्वल, यानी ऑल साइड इक्वल, सारी की सारी साइड भी होती है सो साइड्स आर इक्वल। तो सारी की सारी साइड जो होती है सो क्या होती है, इक्वल होती है। दूसरा बात कि सभी को 90 डिग्री होते हैं, और कुछ भी नहीं जानना है। सारी को 90 डिग्री होती है तो इसके विकर्ण होंगे, विकर्ण को बोला जाता है डायगोनल। तो इसके डायगोनल जो होंगे, डायगोनल जो होंगे तो डायगोनल क्या होते हैं, तो वह भी इक्वल होते हैं। डायगोनल जो होते हैं सो इक्वल होते हैं, डायगोनल जो होते हैं सो इक्वल होते हैं। तो हमने यहाँ पे 3 तरह की चीजें को देखा, 4 तरह की चीजों को अगर कंप्लीटली नहीं देखा तो 4 तरह की चीजें को क्या क्या हमने देखा। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने देखा फिगर, हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा फिगर। फिगर मीन्स आप जो स्क्वायर के बारे में या वर्ग के बारे में पढ़ रहा वो कैसा होता है, दिखने में कैसे होते हैं, उसके बाद इसमें क्या होते हैं, तो उसमें लंबाई और चौड़ाई बराबर होते हैं, मीन्स ऑल साइड यानी सारी की सारी भुजाएं जो होती है इसकी बराबर होती है। दूसरा मैं बताया इसकी सभी कोण जो होते हैं 90 डिग्री होते हैं, 2 बात बताया, यानी सारी साइड बराबर। सारी साइड बराबर मतलब मैं क्या कह सकता हूँ कि AB इक्वल होगा BC के, अब BC इक्वल होगा CA के, और CA इक्वल होगा AC के। तो इस BC CA और CA इक्वल होगा AD के। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ABCD सारी की सारी भुजाएं इसकी होंगी सो बराबर होंगी, ठीक है। दूसरा सारी कोण 90 डिग्री होगी, मीन्स क्या, कोण A बराबर कोण B बराबर क्या कोण C बराबर क्या कोण D बराबर क्या होगा 90 डिग्री यानी 90 डिग्री। तो ये 2 चीज मैं जानना, और इसके अलावा हमने क्या जाना कि AC बराबर होंगे BD के, मीन्स क्या, इसके डायगोनल A से C को मिला दो ऐसे, और D से B को मिला दो ऐसे, यह दोनों डायगोनल जो होते हैं तो बराबर होते हैं, ठीक है। तो हमने 2 तरह के 3 तरह के चीजों को देख लिया यहाँ पे। अब हम आते हैं आगे और हम बात करते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है, तो इसमें क्या क्या निकाल सकते हैं। इसमें एरिया, सबसे पहले हम बात करते हैं क्षेत्र का। मैं यहाँ पे लिखता हूँ वर्ग का क्षेत्रफल, मीन्स जो होता है सो क्या उसको बोलते हैं, तो एरिया ऑफ स्क्वायर बोला जाता है। एरिया ऑफ स्क्वायर का मैं बात करूं तो वो होता है क्या, हमेशा किसी भी चीज, किसी भी 2 डायमेंशनल शेप के एरिया को निकालोगे तो एरिया होता है L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। बट हियर वी सी लेंथ एंड ब्रेथ आर इक्वल, दोनों के दोनों है इक्वल। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स इसका साइड भी अगर मैं A मानूं तो इसका ब्रेथ भी A है। तो इस तरह से मैं इसको कह सकता हूँ A स्क्वायर, मीन्स क्या, भुजा का पावर 2, यानी भुजा का स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर होता है। तो इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ। यानी
आपको एरिया ए से मैं रिप्रेजेंट करूं तो एरिया बराबर होता है ए स्क्वायर, इसको आप कह सकते हैं कि भुजा का स्क्वायर। तो इस प्रकार से आप इसके एरिया को इजिली निकाल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं एक स्लाइड में पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, 2 स्लाइड लूंगा जगह, क्योंकि एक स्लाइड में लग रहा है कि जगह नहीं है उतना, लेकिन मैं अभी भी कोशिश करता हूं कि एक ही स्लाइड में इसको डालने का। तो मैं कर लेता हूं पेन का कलर चेंज, और मैं पेन का कलर चेंज करके मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ ताकि पता चले कि मैं आगे बताने वाला हूँ। और यह मेरा लाइन यहाँ तक रहेगा, क्योंकि इसके आगे तो मैं हूँ यहाँ पे, तो इतना रहेगा। और इतना मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लिया, और इतना मैं अभी इसी में मैं कोशिश करता हूँ बताने का। तो अब बात हो गई कि हमने वर्ग का क्षेत्रफल देख लिया। तो वर्ग के क्षेत्रफल के अलावा इस वर्ग की कोई लंबाई होगी, इसके बाउंड्री की, इसके बार्स की लंबाई होगी, इसके फेसिंग की, इसको कहा जाता है फेंसिंग ऑफ स्क्वायर, यानी इसकी परिधि, इसकी परिमिति, जो भी नाम से जानो, इसकी कुल लंबाई तो कुछ ना कुछ होगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पे वर्ग की परिमिति की मैं बात करता हूँ। मैं आज ज्यादा मेहनत नहीं किया था इस स्लाइड को बनाने में, मैं कुछ भी लिख के नहीं रख रहा हूँ, सब कुछ मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। तो वर्ग की परिमिति, यहाँ पे भुजा जो भी साइड है वह 4 ठो साइड है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू साइड। तो इस प्रकार से आप देखें तो यहाँ पे पाएंगे 4 इंटू भुजा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ चाहूँ तो कि 4a। तो जो भी पेरीमीटर पी से अगर रिप्रेजेंट करता हूँ तो पेरीमीटर जो होता है इसका सो क्या होता है 4 इंटू a होता है। एरिया का मैं बात करूं तो भुजा का स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर होता है। पेरीमीटर का मैं बात करूं तो क्या होता है 4 इंटू ए होता है। तो हमने वर्ग की परिमिति को जान लिया। अब मैं बात करता हूं कि मुझे एक और चीज इसमें समझनी है। तो क्या समझनी है? तो हमें समझनी है कि वर्ग का क्षेत्रफल हमने जाना, वर्ग की परिमिति जाना, क्या इसके डायगोनल को निकालने का फॉर्मूला हो सकता है? तो ये सोचना है, तो बिल्कुल हो सकता है। तो वो कैसे निकाला जाएगा? तो डायगोनल का मैं बात करता हूं। तो मेरा यह पहला था जो कि इसके इम्पोर्टेंट फार्मूला है, ये हमारा दूसरा फार्मूला हो गया। अब मैं यहाँ पे तीसरा फार्मूला लिखने का कोशिश करता हूँ। तो मैं लिखता हूँ वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण मीन्स डायगोनल ऑफ स्क्वायर। अगले स्लाइड से मैं वो मेकअप कर लूंगा, क्योंकि ऊपर थोड़ा सा ज्यादा बड़ा साइज था, इसके कारण थोड़ा सा इशू हुआ है। और यहाँ पे टाइपिंग नहीं है कि मैं उसको छोटा कर सकता हूँ, तो यहाँ पे मेरा रिटर्न है तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो डायगोनल की मैं बात करूँ, यहाँ पे अगर आप देखो तो इस चीज को मैं उठाता हूँ यहाँ से, इससे कलर चेंज करके ही इसको उठाता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ रेड दिखेगा, तो मैं रेड कर दिया। और यहाँ से ये ट्रायंगल बना के यहाँ से उठा लेता हूँ। ये ट्रायंगल आप देख सकते हो, ये ट्रायंगल मैं उठाता हूँ, ये ट्रायंगल मैं उठा लिया, यानी ABC हमने उठाया। इसमें AC निकालना है, तो यह हो गया राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो AC हो गया हाइपोटेनियस, क्योंकि ये 90 डिग्री था, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनियस कहा जाता है। और हाइपोटेनियस का फॉर्मूला होता है रूट अंडर साइड स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर, बोथ साइड। तो दो साइड हेल्प अस टू कंप्लीट द राइट एंगल। तो वैसा साइड जो आपको राइट एंगल बनाने में आपको मदद कर रहा है। राइट एंगल बनाने में कौन साइड मदद कर रहा है? ये साइड और ये साइड, तो दोनों साइड का स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ रूट अंडर, ये साइड भी है a का स्क्वायर, ये साइड भी है a का स्क्वायर, तो हो जाएगा रूट अंडर 2a स्क्वायर। और a स्क्वायर है तो a बाहर निकल जाएगा, तो a रूट 2 हो जाता है आपका डायगोनल। तो इस प्रकार से मैंने आपको कंप्लीट कराया स्क्वायर के बारे में, वर्ग के बारे में, जो कि एक ही स्लाइड में हमने डाला। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं थोड़ा सा खिसक जाता हूँ, पूरा का पूरा स्पेस है आपके पास, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसको जैसे भी नोट करना है नोट कर लो, नहीं करना है नहीं करो, लेकिन समझने के लिए आपको सब कुछ मैं बता दिया। इसी पे बेस्ट जो भी क्वेश्चन रहेंगे, अगर कोई स्क्वायर से रिलेटेड, वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो इसके अलावा कुछ भी नहीं हो। ठीक है, तो मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे आपको मैं बताने वाला हूँ क्या चीज। सो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको सोचना ना पड़े जो मैं क्या बता। मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, फिर से पेन इशू, वेयर इज माई पेन, हेयर। तो अब मैं बताने वाला हूँ रेक्टेंगल के बारे में। रेक्टेंगल के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे हिंदी में कहा जाता है आयत। तो मैं आयत के बारे में बताने वाला हूँ अभी। तो मैं वर्ग बताया, आयत बताऊंगा वाला हूँ, उसके बाद देखता हूँ कि आगे क्या क्या हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो को नहीं ले जाना है। ये आप भी जानते हैं कि मेरा वीडियो आधे घंटे से ज्यादा का मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। समटाइम्स इट टेक
1 आवर और 1 आवर 30 मिनट्स टू कभी कभी 1 घंटा 1.5 घंटा भी हो जाता है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि 1 घंटा न हो। तो यह है आयत। आयत इसका नाम मैं डालूं ABCD, देख सकते हैं ABCD हमने डाला। यहाँ पे जो होता है अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, में क्या होते हैं, मैं पेन व्हाइट से ही लिखूंगा कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, इक्वल, ठीक है। मीन्स कह सकते हैं कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, भुजा समान होती है सदैव। तो मैं ये बताया कि आमने सामने की भुजा होती है सो समान होती है। और मेरा आपके क्लास का जो मैं बोर्ड लिया हूँ, क्या बोर्ड का कलर आपको अच्छा दिख रहा है? क्या आपको अपने प्राइमरी स्कूल्स के लाइफ याद आ रहे हैं? इस तरह के बोर्ड देखने के बाद मैं वैसा ही बनाया हूँ। इस बोर्ड को दिखने में एकदम वैसा ही लगे, किसी भी प्रकार का रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन कुछ भी ना दिखे। मतलब मैं जो भी कलर यूज करूँ ऑथेंटिक यहाँ पर दिखे और सही दिखे, और क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज नहीं, नो कंप्रोमाइज इन द क्वालिटी ऑफ दिस वीडियो। तो यहाँ पे बात कर रहे थे, तो इसके आमने सामने की भुजा बराबर होती है, मीन्स AB बराबर होंगी, मीन्स AB जो होंगी AB बराबर होंगी सो CD के बराबर होंगी, एंड AD बराबर होंगे सो BC के बराबर होंगे। आप देख सकते हैं ये साइड इस साइड के बराबर दिख रहा है और ये AB जो है सो इस साइड के बराबर दिख रहा है, तो ऐसा। लेकिन अपोजिट साइड बराबर होगा। दूसरा, पहला कंसेप्ट ये बताया, दूसरा हम ये बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, सारी के सारी कोण 90 डिग्री होती है, सभी कोण 90 डिग्री समकोण होते हैं, सभी कोण समकोण होते हैं। मैं ऐसा लिखता हूँ कि समकोण होते हैं, ठीक है। मैं ये 2 चीज लिख दिया। तीसरा चीज मैं लिखने वाला हूँ यहाँ पे, तीसरा चीज आप देख सकते हैं कि दोनों विकर्ण both of the diagonals are equal, दोनों के दोनों डायगोनल जो होते हैं सो इक्वल होते हैं, यानी दोनों विकर्ण सदैव समान होते हैं, दोनों विकर्ण एक मिनट, स्लाइड अपने आप डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक है, देख लो बिल्कुल सही। तो इसके दोनों जो विकर्ण होते हैं सदैव समान होते हैं, विकर्ण सदैव समान होते हैं, सदैव समान होते हैं। ये मैं बात कर लिया, ठीक है। तो दोनों विकर्ण समान होते हैं मीन्स क्या, अगर मैं AC की बात करूं और DB की बात करूं तो ये दोनों विकर्ण समान होंगे हमेशा, तो AC इक्वल टू BD। और मैं एंगल का बात किया था तो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D, ऑल आर 90 डिग्री मीन्स समकोण मीन्स राइट एंगल। तो ये हो गया। तो इतने चीजों को हमने यहाँ पे बताया एक बोर्ड में। अब पॉसिबल तो फिर से नहीं, तो मैं चलता हूँ नेक्स्ट बोर्ड पे चलता हूँ, और मैं इसको उठा भी नहीं सकता, देख लेता हूँ, अगर ये उठ जाए तो अच्छी बात है ना। ठीक है, मैं फिर से आपको ये फिगर बनाते हुए आगे बताता हूँ कि मैं बात कर रहा था इस रेक्टेंगल का। लाइन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि अभी मैं इसके स्केल सॉफ्टवेयर को नहीं लिया हूं जिसमें ज्योमेट्री का सारा सॉफ्टवेयर आता है। मैं ज्योमेट्री जब पढ़ाऊंगा तो वो सॉफ्टवेयर को भी मैं इंस्टॉल कर लूंगा जो ज्योमेट्री पढ़ाने के लिए हमें सहूलियत हो। उसमें आपके पास यहाँ पे स्केल भी दिखेंगे, यहाँ पे कंपास भी दिखेंगे, यहाँ पे प्रोटेक्टर भी दिखेंगे, सब कुछ यही डिस्प्ले पे दिखते रहेंगे, साइड में रखा रहेगा। मैं उसको चूज करूंगा, उसका यूज करूंगा, फिर उसको छोड़ दूंगा साइड में, वो आइकन के फॉर्म में स्टोर रहेंगे। जैसा कि मैं अपने इमेजेस को यहाँ पे हटाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इमेजेस की जगह क्या दिखता है, मेरा लोगो दिख रहा है। उसी प्रकार से ऐसे ही स्टोर रहेगा एक कॉर्नर पे, जिसको मैं बार बार यूज करूंगा और फिर से मैं वहीं पे छोड़ दूंगा जहां से मैं उसे उठाया। तो मैं बताने वाला था, अभी मेरा चल रहा है सो रेक्टेंगल चल रहा है मीन्स आयत के बारे में मैं बता रहा हूँ, आयत के बारे में बता रहा हूँ।
ये दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो देख लो। आयत के बारे में बता रहा हूँ। तो इसमें फिर से मुझे कुछ 3 चीजों को बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फर्स्ट 3 लाइन। तो आयत का क्षेत्रफल का मैं बात करता हूँ, मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बात करता हूँ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? L इंटू बी होता है। तो आप A इक्वल टू डायरेक्ट लिख सकते हैं L इंटू बी, कोई इशू नहीं, किसी भी प्रकार की इशू नहीं। दूसरा मैं बात करता हूँ आयत की परिमिति। आयत की परिमिति आप देख सकते हैं, सब कुछ आसान है। तो पेरीमीटर ऑफ व्हाट? तो रेक्टेंगल। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल की मैं बात करूं तो P इक्वल टू होता है 2 इंटू एल प्लस बी। वाई? क्यों 2 इंटू एल प्लस बी ही? क्यों? क्योंकि इसलिए कि इसमें एक L यहाँ है, एक L यहाँ है, 2 L है, और एक B यहाँ है, एक B यहाँ है। तो मैं करूं कि B और L को सिर्फ ऐड करूं और उसको डबल कर दूं, टोटल चारों तरफ के बाउंड्री का लेंथ निकल जाएगा। इसलिए चलो ठीक है। तो तीसरा मैं क्या बताऊंगा? तीसरा मैं बताने वाला हूँ विकर्ण की लंबाई। विकर्ण की लंबाई मीन्स लेंथ ऑफ डायगोनल। लेंथ ऑफ डायगोनल। तो लेंथ ऑफ डायगोनल को किससे से मैं रिप्रेजेंट करूंगा? तो मैं करूंगा D से रिप्रेजेंट। D इक्वल टू क्या लिखूंगा? आप देख सकते हैं। तो D इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। मैं पहले ही बताया था, अगर ये राइट एंगल, अगर इस डायगोनल की बात करता हूँ AC का, तो ये राइट एंगल बना रहा है, तो राइट एंगल बना रहा है, तो इसके राइट एंगल बनाने में जो 2 साइड्स इसका मदद करेगा वो दोनों साइड का स्क्वायर होता है रूट के अंदर डायगोनल का फॉर्मूला। तो D इक्वल टू ये फॉर्मूला हो गया। तो मैं इसको 2 स्लाइड में बताया, तो इजीएस्ट वे में बताया भी और इजीएस्ट वे में आप समझ भी पाए। लेकिन आप देख सकते हो स्क्वायर में मैं एक स्लाइड में बताने का कोशिश किया, कितना लाइंस ड्रॉ करके अलग अलग बताना पड़ा। तो इसलिए यही तरीका सही है कि 2 स्लाइड में ही मैं बताऊं, लेकिन आपको अच्छे तरह से समझ में आए। तो आप चैनल से जुड़े हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप करते रहें वही लाइक, सब्सक्राइब और शेयर, और मैं आपको बताते रहूंगा। किसी भी तरह की कोई इशूज शायद नहीं ही आने चाहिए। चलिए ठीक है, तो ये मैं बात कर लिया। अब मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट का मैं बात करता हूँ, ट्रायंगल का बात करता हूँ। ट्रायंगल यानी त्रिभुज की मैं बात करता हूँ। बहुत ही इम्पोर्टेंट है त्रिभुज के बारे में, और बहुत कुछ पढ़ना है त्रिभुज। इसको कम से कम 2-3 स्लाइड तो इसमें लगना ही लगना। त्रिभुज कैसा होता है? तो मैं आकृति बना देता हूँ त्रिभुज का, ऐसा होता है। लेकिन इसका मैं निश्चित नहीं कहूंगा कि हाँ सदैव ऐसा ही होगा, या बदलते भी रह सकता है। कोई त्रिभुज ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे भी त्रिभुज हो सकते हैं, ऐसे भी ट्रायंगल हो सकते हैं। इसका भी नाम मैं डालूं तो ABC ऐसे डाल सकता हूँ। ठीक है, नेमिंग आप किधर से भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि नेमिंग आपका एंटी क्लॉकवाइज हो। एंटी क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी के दिशा के विपरीत वाला नेमिंग का मेथड ज्यादा सही होता है। एक ट्रायंगल इस प्रकार से भी हो सकता है, जिसमें क्या हो, तीनों का तीनों साइड जो होते हैं सो आपस में बराबर होते हैं। ये साइड भी बराबर होते हैं, ये साइड भी बराबर, ये साइड भी बराबर, तो यह भी ट्रायंगल हो सकते हैं। एक ट्रायंगल ऐसे भी हो सकते हैं कि एक ये अलग और ये अलग, तीनों का तीनों अलग भी हो सकते हैं। बहुत सारे इसमें डाइवर्सिटीज आते हैं, विभिन्नताएं आते हैं। उन विभिन्नताओं को देखते हुए त्रिभुज के बारे में हम समझेंगे और सब कुछ समझेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वी चेंज द कलर ऑफ माय मार्कर। तो त्रिभुज, त्रिभुज क्या होता है? मैं इसको इसके परिभाषा को मैं लिख भी देता हूँ। सबसे पहली बात लिखता हूँ कि त्रिभुज का इससे सिंबल होता है। मैं सिंबल का यूज अभी नहीं करूंगा, थोड़ी देर के बाद मैं लिखता हूं कि त्रिभुज 3 रेखा खंडों से, रेखा खंडों से घिरी द्विविमीय आकृति होती है। द्विविमीय आकृति होती है।
सबसे पहला बात कि 3 रेखाखंड, 1 रेखाखंड, 2 रेखाखंड और 3 रेखाखंड, लेकिन बंद होती है, बंद द्विविमीय आकृति होती है। यानी घिरी का स्पेलिंग गलत है तो घिरी का स्पेलिंग मैं सही कर देता हूँ। घिरी में हर्षिकार होता है, तो घिरी 3 रेखाखंडों से घिरी बंद आकृति होती है। सबसे पहला बात, इसमें 3 भुजा एवं 3 कोण होते हैं। वह भुजा वह कोण बराबर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। तीसरा मैं बात लिखूं, तीसरा बात मैं लिखूं कि इसे त्रिभुज ऐसा संकेत से सूचित किया जाता है, संकेत से सूचित किया जाता है। ऐसा संकेत से सूचित किया जाता है, ठीक है। मैं नेक्स्ट लिखूं, त्रिभुज की अब मैं त्रिभुज का सिंबल यूज करूंगा, तो देख सकते हैं मैं त्रिभुज का सिंबल यूज करने लगा। त्रिभुज के किसी 2 भुजाओं का योग, किसी 2 भुजाओं का योग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। भुजाओं का योग सदैव तीसरे से अधिक होगा, सदैव तीसरे भुजा से अधिक होगा। लाइन क्यों कर सकते हो? तो क्या देख पा रहे हैं? बिल्कुल देख पा रहे हैं। सदैव तीसरे भुजा से अधिक होता है, अधिक होता है। त्रिभुज के बारे में अगला लिखो कि त्रिभुज के किसी 2 भुजाओं का अंतर, त्रिभुज के किसी 2 भुजाओं का अंतर सदैव तीसरे से कम होता है। सदैव क्या, सदैव अभी जगह है, तीसरे से कम होता है। तो यह जो है, तो त्रिभुज के बारे में मैं बेसिक कंडीशंस टर्म्स बता दिया, जिस टर्म्स को देख के आपको ये समझ में आ जाएगा कि त्रिभुज कब हो सकते हैं और कब नहीं हो सकते। तो त्रिभुज तभी हो सकते हैं, तभी त्रिभुज संभव है, ठीक है। मतलब when 3 line segment joining in a plane with a closed figure then is called त्रिभुज, ठीक है। मीन्स 3 भुज के 3 भुजा बंद आकृति के 3 मतलब 3 लाइन सेगमेंट का बंद आकृति होगा तो उसे ही त्रिभुज कहेंगे। इन ट्रायंगल देयर आर 3 साइड एंड 3 एंगल्स, इसमें 3 साइड और 3 एंगल्स होते हैं। इस चीज को आपको हमेशा याद रखना। इसे त्रिभुज का सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, इसे इस सिंबल से सूचित किया जाता है, जो कि सिंबल मैं यहाँ पे बताया हूँ। जिसे मैं आपको हाईलाइट कर दूं, इस चीज को इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, देख सकते हैं इस सिंबल के द्वारा, ठीक है। इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। यार कालस्त बंदी हो गया, तो इस सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तीसरा, त्रिभुज के किसी 2 भुजाओं, त्रिभुज के किसी भी 2 भुजाओं को जोड़ो, वह तीसरे से सदैव अधिक ही होगा। कोई भी त्रिभुज के 2 भुजाएं, ठीक है। उस सब चीजों को मैं अभी बताने वाला हूँ, आगे बताने वाला हूँ। और हमारे वीडियो के क्लासेज में भी क्वेश्चन भी उस पर रिलेटेड है। सिर्फ अभी और अभी सिर्फ आपको इसको नोट करना है, नोट करके आपको याद रखना है। तीसरा खत्म, तीसरा ही मैं बताया कि सदैव योग उसका जो होगा सदैव तीसरे से बड़ा होगा। यानी always the sum of 2 side of the triangle is always greater than the third one। तो हमेशा 2 साइड का सम जो होगा थर्ड वन से हमेशा ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। चौथा मैं बता रहा था आपको, पांचवा कि त्रिभुज के किसी 2 भुजाओं का अंतर मीन्स क्या, डिफरेंस बिटवीन 2 साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज लेस देन थर्ड वन, तो हमेशा कम होगा, तीसरे भुजा से हमेशा कम होगा। तो यह मैं 5 कॉन्सेप्ट बताया और उस 5 कॉन्सेप्ट को आप गांठ बांध लो। गांठ बांधने का मतलब होता है, बचपन में मैं भी सुना था और आप भी कभी ना कभी सुने होंगे, गांठ बांधने का मतलब होता है याद रखें। पहले के जमाने में रिमाइंडर नहीं हुआ करता था, तो लोग अपनी गमछा धोती साड़ी में गांठ बांध लेते थे किसी भी चीज को याद करने।
वही गांठ बांध लेना है और इस चीज को हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये ट्रायंगल आपको जीवन में कभी नहीं छोड़ने वाला। ठीक है, आप एक घर एक तंबू भी बनाओगे तो वहां पर भी इसकी जरूरत पड़ेगी। तो हर तरह की चीजों में यहाँ इसकी जरूरत पड़ती है, आपके डेली लाइफ में इसकी जरूरत पड़ती है। तो इस सब 5 कॉन्सेप्ट को गांठ बांध लेना है और अच्छे से गांठ बांधना है। अब मैं ट्रायंगल के बारे में और कुछ बताता हूँ। मैं बोला था त्रिभुज लंबा चलने वाला, त्रिभुज यानी ट्रायंगल, ट्रायंगल आपका लंबा चलने वाला मैं बताया था। त्रिभुज को कई सारे प्रकारों में, कई सारे पार्ट्स में बांटे गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट थिंग्स। तो आप देख सकते हैं मैं क्या बता रहा हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ साइड यानी भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पर। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, मीन्स कोण के आधार पर। तो आप देख सकते हैं इसको भुजा के आधार पर और कोण के आधार पर, दोनों आधारों पे बांटा गया। अब मैं उसी चीजों को यहाँ बताऊंगा और सभी इस चीजों को समझेंगे कि कैसे कैसे भुजा के आधार पर बांटे गए और कैसे कैसे कोण के आधार पर बांटे गए हैं। भुजा के आधार पर, भुजा के आधार पे जो होते हैं, मैं ऐसे लाइन ड्रॉ कर दूं और इसको मैं बताऊं। भुजा के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं मेजर। एक होते हैं समबाहु, समबाहु, समबाहु त्रिभुज, मीन्स क्या, इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा मैं बताऊं समद्विबाहु, समद्विबाहु त्रिभुज, मीन्स आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीसरा मैं बताऊं उसको कहा जाता है विषम बाहु, विषम बाहु, विषम बाहु ट्रायंगल त्रिभुज, उसको कहा जाता है एस्केलन, एस्केलन ट्रायंगल। तो इस प्रकार से भुजा के आधार पर इसके 3 प्रकार होते हैं। उन तीनों प्रकार का नाम मैं यहाँ पे लिखा। समबाहु मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा मैं लिखा समद्विबाहु मींस एस्केलन ट्रायंगल, सॉरी आइसोसेलेस ट्रायंगल, और विषम बाहु मींस मैंने लिखा एस्केलन ट्रायंगल। तो इन तीनों ट्रायंगल के बारे में हमने यहाँ पर लिखा। अब कोण के आधार पे क्या क्या हो सकते हैं, उस चीजों को मैं लिखता हूँ यहीं पर। कोण के आधार पे होते हैं, सो मैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि इस तरफ मेरा वीडियो विजुअल है, इसके कारण आपको दिखने में कहीं परेशानी हो तो मैं इसको रिवर्स में लिखता हूँ। रिवर्स में इस तरह से लिखता हूँ। तो अगर सारा का सारा साइड बराबर होगा, सारा का सारा साइड बराबर होगा तो समबाहु कहा जाता है, और सारा का सारा एंगल बराबर होगा, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है, सारा का सारा एंगल बराबर होगा तो एंगल बराबर होगा तो क्या कहा, या एंगल के आधार पे अगर इसको मैं बांटू तो एंगल बराबर नहीं, मैं कह सकता हूं कि वैसे त्रिभुज जिसकी सभी कोण 90 से छोटी होती है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल कहते हैं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहते हैं। मतलब होता है निम्न कोण, न्यून कोण, निम्न नहीं, उसे कहा जाता है न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है, न्यून कोण त्रिभुज कहा जाता है। अब न्यून क्या होता है वो सब चीज मैं अभी बताने वाला हूं अगले समय, ठीक है। अगर कोई एक कोण 90 होता है उसको राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है, राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है, समकोण त्रिभुज कहा जाता है, क्योंकि राइट को सम कहा जाता है, समकोण त्रिभुज कहा जाता है। और तीसरा, अगर एक कोण 90 से अधिक हो तो उसे ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कहा जाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है, अधिक कोण त्रिभुज कहा जाता है। तो यह चीज तो आपको भुजा के आधार पे मैंने यहाँ पे बताया कि अगर भुजा उसके सारे के सारे बराबर है तो समबाहु कहा जाएगा, अगर 2 बराबर है तो समद्विबाहु कहा जाएगा, सारे के सारे अलग अलग है तो उसे विषमबाहु कहा जाएगा। समबाहु कैसे हो सकते हैं, ये सारे के सारे बराबर हैं। समद्विबाहु कैसे हो सकते हैं, ऐसे होंगे कि सिर्फ 2 बराबर है। स्केलन कैसे होंगे, एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, सब अलग अलग है तो यानी इसमें ये भुजा
इस भुजा के बराबर, ये भुजा इस भुजा के बराबर। इसमें सिर्फ ये दोनों साइड्स बराबर है, इसमें क्या है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग। लेकिन एक्यूट एंगल किसे कहेंगे, तो वैसा ट्रायंगल जिस ट्रायंगल में सबके सब 90 से छोटे, वैसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 और वैसा ट्रायंगल जिसमें एक कोण 90 से अधिक, उसको कहते हैं, ये 90 से अधिक है तो अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं या ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। इस चीजों को मैंने यहाँ पे बता दिया। अब हमको नहीं लगता है कि त्रिभुज के प्रकारों में डिफरेंसेस या इशूज होंगे। अब त्रिभुज किस प्रकार से और भी डिवाइड हो सकते हैं, त्रिभुज अब डिवाइड हो सकते हैं आपके दोनों त्रिभुज मिक्स हो जाए, यानी वैसा त्रिभुज बन जाए जिसके कोण भी न्यून कोण हो और उसकी भुजा भी बराबर हो। वैसा हो जाए जो उसका राइट एंगल भी हो और दो एंगल भी बराबर हो। वैसा हो जाए मतलब मिक्सअप हो जाए, यानी दोनों तरह के त्रिभुज मिक्स हो जाए, तो उस प्रकार के भी त्रिभुज। मैं बताने वाला था कि कोण के आधार पर, कोणों के बारे में मैं बताने वाला था, कोण को मैं बताने वाला था, एंगल को बताने वाला, एंगल को बताने। एक जीरो एंगल बोला जाता है, जीरो एंगल बोला जाता है, मीन्स होता है शून्य कोण। शून्य कोण, यह शून्य कोण क्या होता है उस चीज को यहाँ पर, तो वैसा कोण जिसका, वैसा कोण मैं लिखूं कि वैसा कोण जिसकी माप शून्य हो, इसकी माप शून्य हो, मतलब एक लाइन है ये और इस लाइन पे दूसरा लाइन भी ये बन रहा है, तो इस दोनों लाइन के बीच का जो एंगल बनेगा, मतलब क्या, एक लाइन ऐसे एक लाइन ऐसे, तो इसका एंगल ये बन रहा है, लेकिन ये भी लाइन मर्ज होकर यहीं पे आ गया, तो ऐसा कंडीशन हो कि दोनों लाइन एक के ऊपर एक चढ़ जाए, तो वो जीरो एंगल का, वो जीरो एंगल का। दूसरा मैं बात करूं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है, न्यून कोण कहा जाता है। यह क्या होता है, फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल दैट लाइज बिटवीन 0 to, अगर मैं x को एंगल मानूं तो 0 से बड़ा और 90 से छोटा जो भी एंगल होगा, 0 से बड़ा हो 90 से छोटा हो जो भी एंगल होगा, उस एंगल को हम कहेंगे न्यून कोण कहेंगे, उसको कहेंगे हम एक्यूट एंगल कहते हैं, जो भी कोई भी कोण, उससे मतलब नहीं। तीसरा मैं बात करता हूं राइट एंगल माने समकोण। तो यहाँ हमेशा 90 डिग्री, अगर x बराबर हो 90 डिग्री तो वो राइट एंगल कहलाएगा। यहाँ पे मैं बताया x 0 हो, पहला 0 हो तो शून्य कोण, 0 से 90 के बीच में हो तो एक्यूट एंगल, और आपका 0 हो जाए 90 हो जाए तो समकोण कहलाएगा। मैं चौथा बात करूं कि ऑब्ट्यूस क्या होता है, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है। ऑब्ट्यूस एंगल मीन्स होता है अधिक कोण, या अधिक कोण क्या होता है, अधिक कोण क्या होता है। तो अधिक कोण के मैं बारे में बात करूं तो x जब हो क्या हो जाए, 180 से छोटा और 90 से बड़ा हो तो उसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं, अधिक कोण। ध्यान रखना, 90 से बड़ा और 180 से छोटा तो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। मैं अगले स्लाइड पर 5 नंबर में बताता हूँ ऑब्ट्यूस, यानी ऑब्ट्यूस बता दिया, तब मैं बताऊंगा स्ट्रेट एंगल जिसे कहा जाता है रैखिक कोण। इस स्ट्रेट एंगल की मैं बात करूं तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, रैखिक कोण मैं कह सकता हूं लेकिन रैखिक नाम नहीं होता, कुछ और होता है, चलो ठीक। रैखिक कोण, तो अगर x का मान 180 डिग्री हो, 180 डिग्री हो उसे रैखिक कोण कहते हैं। उसके बाद होता है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल इसका हिंदी नाम मुझे याद है। अगर x का वैल्यू 180 से अधिक और 360 डिग्री से कम हो तो उसे रिफ्लेक्स एंगल कहा जाता है। और 7वां होता है कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल जिसे कहा जाता है पूर्ण कोण, पूर्ण कोण कहा जाता है। पूर्ण कोण क्या होता है, जब x बराबर 360 डिग्री होता है उसे कहा जाता है पूर्ण कोण। तो इस प्रकार से हमने कोण के बारे में आपको बताया। हमने अभी तक आपको कई सारी चीजों को बताया, कई सारे चीज में क्या क्या बताया, मैं उसको रिकैप करता हूँ फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। मेरा पहला स्लाइड आप देख सकते हैं, पहला स्लाइड ये था।
तरह हमने बताया आपको चतुर्मिति के प्रकारों के बारे में, उसके बाद बताया हमने स्क्वायर वर्ग के बारे में, उसके बाद बताया रेक्टेंगल के बारे में, जो 2 स्लाइड में रेक्टेंगल कंप्लीट हुआ। उसके बाद मैंने बताया आपको ट्रायंगल के बारे में, तो ट्रायंगल अभी कंटिन्यूएशन में चल ही रहा है। ट्रायंगल के बाद मैंने बताया त्रिभुज के प्रकारों के बारे में, उसके बाद बताया कोनों के प्रकारों के बारे में, और वही चल रहा था। अब मैं आता हूँ त्रिभुज पर। बेसिकली त्रिभुज त्रिभुज के क्षेत्रफल ज्ञात करने के कई तरीके होते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल मीन्स एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसके कई सारे होते हैं, उस चीज को मैं बता। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि त्रिभुज का एरिया जो होता है बेसिकली साधारणतया 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई करते हैं, ऊंचाई को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 1/2 गुने बेस इंटू हाइट यानी b इंटू h होता है। तो यह जो होता है सो एरिया का फॉर्मूला होता है, a इक्वल टू इतना होता है त्रिभुज। लेकिन त्रिभुज ये तब होगा जब त्रिभुज का आपको कोई भी त्रिभुज हो, ऐसा ही त्रिभुज क्यों ना हो, जब इस त्रिभुज का आपको हाइट पता रहेगा, h पता रहेगा, और यहाँ से यहाँ तक इस त्रिभुज का नाम ABC है, हाइट पता रहेगा और बेस पता रहेगा, तभी आप इस तरह के त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते। लेकिन हाइट पता न है, बेस पता न है, तब कैसे निकालो, वो इशू आ जाता है। तो यह काम तभी करता है जब आपको हाइट और ब्रेथ मतलब बेस पता होता है, तब होता है। तो मैं बात करता हूं कि अब त्रिभुज हमारे पास कैसा त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मैं बात करता हूं। भाई स्लाइड भाई स्लाइड खसा पड़ा। तो त्रिभुज का समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का मैं बात करूं, यानी मैं बात करूं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का बात करूं तो इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर। उसको लिख सकते हैं √3/4 a स्क्वायर। तो यह कब बनता है, जब त्रिभुज कैसा हो, तो समबाहु त्रिभुज हो। समबाहु मीन्स कैसा त्रिभुज होगा, समबाहु मीन्स कैसा त्रिभुज होगा, इस प्रकार से त्रिभुज होगा, इसकी सारी की सारी भुजाएं जो होगी सो बराबर होगी, तब इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस चीज को भी याद रख लिया जाए। तो ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अगर इसी में आपको हाइट कह दे निकालने के लिए, तो h इक्वल टू होता है √3/4 इंटू a होता है। हाइट का फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये हमने अभी तक पढ़ा। अगर समभुजा मतलब बेस दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ तब के लिए, और सारी के सारी साइड बराबर है तब के लिए, मैं दोनों तरह से आपको बता दिया। अब मैं चलता हूं अपने अगले स्लाइड पे, जहां पे मैं आपको बताने वाला हूं विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भद्रबाहु का भाई। तो इसको बोला जाता है एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल, एरिया ऑफ स्केलेन ट्रायंगल। तो चैनल पे जुड़े हुए हैं तो उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करें, ताकि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट इससे जुड़ सकें। क्योंकि आप लाइव में इसकी स्थिति देख पा रहे होंगे क्या रहती है, रिकॉर्डिंग में भी देख पा रहे हो 100 से ज़्यादा, 100-150 तक ही पहुंच पा रही है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा रहे, जल्द से जल्द ज़्यादा कुछ ला सकूं और ज़्यादा शिक्षकों को जोड़ सकूं अपने चैनलों के माध्यम से, जो फ्री में आप लोग को बहुत कुछ बताने वाले। तो सीधा मेरा मतलब है शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति। वैसे ही नहीं, सिर्फ शिक्षा ही नहीं, मैं इसको और अच्छे से लिखता हूँ, ग्रामीण शिक्षा। तो
तो इसके लिए काम आप लोग को बखूबी शेयर करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुंचाना होगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका फायदा ले सके, क्योंकि जानेंगे तभी फायदा ले पाएंगे, जिनको जानकारी ही नहीं है वो कुछ नहीं करते। जब स्केलन होता है तो उसको बनाने का कोई फार्मूला नहीं है, कोई तरीका नहीं है, उसे आपको एक ही फार्मूला का यूज करना होगा, उसका नाम है हीरोइन फार्मूला। तो हीरोइन फार्मूला का ही यूज करके आप इसको बना सकते हो हीरोइन फार्मूला से। तो हीरोइन फार्मूला क्या होता है उस चीज को भी मैं यहाँ पे बता ही देता हूँ। तो कुल मिला के देखा जाए तो यह 9th के बच्चों के लिए भी इम्पोर्टेंट हो रहा है। हीरोइन फार्मूला में एरिया जो निकालने का फार्मूला होता है, क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है, वो होता है रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। इस प्रकार से होता है। एस क्या होता है? एस होता है पेरीमीटर बाई 2। मीन्स क्या होता है, इसको हम लिखना चाहे तो लिख सकते हैं एस इक्वल टू क्या, तो ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो इस प्रकार से आप एस निकालो सबसे पहले। अगर ऐसा दिया हुआ है कोई त्रिभुज, ऐसा दिया हुआ है कोई त्रिभुज, इसका वैल्यू मान लेते हैं, इसका वैल्यू ए है, इसका बी है, इसका सी है, तो तीनों को जोड़ दो। तीनों को जोड़ के आप 2 से डिवाइड करो, एस निकल जाएगा। एस निकल जाएगा तो इस फॉर्मूला पे पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधा आइए फ्री एजुकेशन, बहुत कुछ मिलेगा हर वर्ग के। तो ठीक है, शेयर करते रहे। तो मैं अब बढ़ता हूँ वृत्त के बारे में, क्योंकि त्रिभुज के बारे में बहुत कुछ बता दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था। अब वृत्त होता है, वृत्त को हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं आप जान रहे हैं, सर्किल कहते हैं। मैं उल्टा बोलता हूँ या कोई पता। सर्किल कैसा होता है, तो सर्किल जो होता है इस प्रकार की आकृति होती है, जो एक गोल आकृति होती है। इसको केंद्र कहा जाता है, इसको उसकी सर्कमफ्रेंस कहा जाता है। तो वृत्त में क्या क्या पढ़ना है, और केंद्र से सर्कमफ्रेंस तक आने वाली लाइंस को मिलाने वाली लाइंस के लेंथ को आर रेडियस कहा जाता है। तो ये चीज। तो अब बात करते हैं इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में, क्या क्या बात करते हैं उस चीजों को आप देखिए। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वृत्त का क्षेत्रफल। मैं वृत्त का क्षेत्रफल निकाल रहा हूँ। एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल जो होता है सो क्या होता है, ए इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। पाई इक्वल टू 22/7 और पाई इक्वल टू 3.14। तो इस प्रकार से दोनों वैल्यू में से आप किसी एक वैल्यू को ले सकते हैं। डेसिमल में थोड़ा सा अंतर आता है, नहीं तो क्योंकि एग्जैक्ट 22/7 को डिवाइड करने पर एग्जैक्ट कोई वैल्यू नहीं आता है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आता है, रेकरिंग आता है। तो इसलिए इसको हम कह सकते हैं 1.14 मतलब 3.14 ही वैल्यू लेकर इसको पढ़ते हैं। तो ये हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। अब मैं बात करता हूँ वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि की मैं बात करता हूँ तो वृत्त की परिधि को बोला जाता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। मैं बात करता हूं तो C इक्वल टू क्या होता है, तो C इक्वल टू होता है 2πr होता है। तो यह फॉर्मूला होता है सर्कमफ्रेंस का और यह फॉर्मूला होता है एरिया का। कभी कभी ये आ जाता है आधा। कहने का तात्पर्य है, मैं पीला से बताऊंगा, तो अब बताऊंगा किसी और चीज के बारे में, वो बताऊंगा मैं अर्धवृत्त के बारे में बताऊंगा, और इसको हिंदी में कहते हैं सेमी सर्किल कहते हैं, सेमी सर्किल कहते हैं। तो सेमी सर्किल कहते हैं। तो इसका आकृति जो होता है इस प्रकार का होता है, आधा वृत्त। तो आधा वृत्त है तो एरिया क्या होगा, तो एरिया होगा सो क्या होगा, तो 1/2 पाई आर स्क्वायर। मीन्स क्या, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा। लेकिन इसके सर्कमफ्रेंस की बात करें यानी परिधि की बात करें तो इसकी परिधि क्या होगी, तो परिधि होती है सो क्या होती है, परिधि होती है सो क्या होती है 2πr/2। तो ये करूंगा तो सिर्फ नीचे वाला इतना दूर है, लेकिन ऊपर वाला बच गया तो प्लस होता है 2r होता है। इसको मैं पूरा करता हूं तो 2 से 2 कैंसिल, तो पाई आर प्लस 2r होता है। मैं r लेता हूं कॉमन तो बचता है पाई प्लस 2 बचता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अर्धवृत्त का क्षेत्रफल किस प्रकार से निकाला जाता है। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो हमारा अर्धवृत्त भी होता है। अब हमें पढ़ना है ट्रेपेजियम।
के बारे में और पैरेललोग्राम के बारे में। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है b इंटू एच और ट्रेपीजियम का होता है 1/2 इंटू सम ऑफ अपोजिट साइड इंटू एच होता है। तो इस प्रकार से दो चीजों के बारे में अभी पढ़ूंगा, उसके बाद आज की क्लास को मैं करूंगा खत्म और मैं इससे आगे मेंसुरेशन इन सॉलिड पढ़ाऊंगा नेक्स्ट डे। और मैं क्लास जो एमसीक्यू क्लासेज हैं वो एमसीक्यू क्वेश्चंस रेडी हो रहे हैं, टाइम लग रही है, जल्द से जल्द आप लोग के पास। तो अब मैं बताता हूँ ट्रेपीजियम के बारे में। और ट्रेपीजियम भी 9th क्लास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। ट्रेपीजियम इसको इंग्लिश में कहते हैं समलंब चतुर्भुज। जो फर्स्ट टाइम आ रहे होंगे वो सोच में पड़ जा रहे होंगे ये उल्टा क्यों बताया जा रहा है, ट्रेपीजियम का इंग्लिश समलंब चतुर्भुज क्यों बताया जा रहा है। लेकिन जो हमसे पहले से जुड़े हैं उनको पता है कि मैं उल्टा बोलता हूँ, वो भी कभी कभी। ठीक है, तो मैं बताने वाला हूँ यहाँ पे समलंब चतुर्भुज के बारे में, ट्रेपीजियम के बारे में। ट्रेपीजियम जो होती है सो उसको कंडीशनल क्वेश्चंस उसमें आ सकते। उस ट्रेपीजियम के बारे में क्वेश्चन में कह दिया जाता है कि यह ट्रेपीजियम ऐसा है जिसमें एक साइड आपका 90 डिग्री, एक एंगल 90 डिग्री बनता है। तो जब 90 डिग्री बनता है तब आपको एरिया निकालना हो, एरिया तो इजिली निकाल सकते हो 1/2 इंटू सम ऑफ अपोजिट साइड, तो ए बी प्लस डी सी इंटू हाइट। तो यहाँ पे ए डी इक्वल टू हाइट आपको दिया हुआ है, तो इस चीज को लिख सकते हैं डायरेक्ट 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच। तो यह तो तब निकलेगा जब आपको ये 90 डिग्री दिया हुआ, लेकिन मैं बात कर रहा हूं उस समय का when we have not given any angles, एंगल्स के बारे में कुछ नहीं कहा। कहने का मतलब हुआ कि हमारा क्वेश्चन इस प्रकार से ऐसा है, इधर का भी साइड स्लैंट हाइट है और इधर का भी साइड स्लैंट हाइट है। हमको ये हाइट के बारे में नहीं पता हुआ है, तब कैसे निकालेंगे। तो ये आपका होमवर्क रहा, यही आपका होमवर्क रहा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़कर आप क्या करें, इसके बारे में बताएं कॉपी पे लिख के, और तब हमें बताएं कि इसका हाइट न रहे तो कैसे निकाला जाएगा। फार्मूला उसका भी वही होता है, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू ए प्लस बी इंटू एच ही होता है। लेकिन यह एच कैसे हम फाइंड करेंगे, एच इक्वल टू वाट कैसे फाइंड करेंगे, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये एच है। तो ये फार्मूला यही होता है ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम कभी दिया रहे तो आप उसके स्लैंट हाइट को या जो स्मॉलर हाइट होता है तो भूल से भी हाइट के रूप में मेजर ना करें जब तक आपको कह ना दिया जाए कि वो परपेंडिकुलर है। क्योंकि बहुत जगह ऐसा होता है छोटे वाले हाइट को परपेंडिकुलर कह दिया जाता है या बच्चे बना लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यह कभी कभी सही हो भी सकता है लेकिन हमेशा सही नहीं हो, हमेशा गलत ही। तो आपसे यही क्वेश्चन रहेगा कि आपको हाइट नहीं दिया हुआ है तो हाइट कैसे प्रेडिक्ट करेंगे ट्रेपीजियम का, ये निकालते समय। अब मैं आता हूं अपने समांतर चतुर्भुज के बारे में मैं बताता हूं, समांतर चतुर्भुज के बारे में मैं बताता हूं। ट्रेपीजियम के साथ साथ एक और मैं फिगर यहाँ पे बना देता हूँ जिसको कहा जाता है काइट, ठीक है। तो काइट का एरिया कैसे निकालोगे, इस चीज को भी आप हमें बताना। ए बी सी डी पतंग की आकृति जो होती है उसकी एरिया को कैसे निकाला जाएगा, क्योंकि पतंग को अपना कैसे प्रेडिक्ट करोगे, इसको क्या मानोगे, ना ये ट्रेपीजियम है, ना ये स्क्वायर है, ना एक रेक्टेंगल है, ना सही से बोला जाए तो पैरेललोग्राम तो है, लेकिन आप इक्विलेटरल क्वाड्रिलेटरल नहीं कर सकते, सारे के सारे साइड्स का बराबर। तो इसको आप कैसे निकालोगे, तो यह आपका 2 क्वेश्चन रहा होमवर्क में, गृह कार्य में। मैं इसको कर देता हूँ अच्छे से डार्क। तो यह है आपका दोनों गृह कार्य जिसमें आपको बताना है टेलीग्राम चैनल पे जुड़कर हमारे साथ। मैं यहाँ पे अब लास्ट में अपना बताने वाला हूँ समांतर चतुर्भुज, उसको हिंदी में क्या कहते हैं। तो आपको मैं बता दूं पैरेललोग्राम कहा जाता है, पैरेललोग्राम कहा है, ठीक है। क्वाड्रिलेटरल मींस चतुर्भुज और पैरेललोग्राम मींस समांतर चतुर्भुज, ठीक है। तो इसका फिगर जो होता है तो इस प्रकार से होता है। पैरेललोग्राम में सिर्फ आमने सामने की साइड्स बराबर होते हैं, सारी साइड बराबर होते हैं। पैरेललोग्राम आमने सामने की साइड बराबर होती है, और सारी साइड किसमें बराबर होती है, स्क्वायर में होती है। लेकिन अगर इसमें भी होगी तो उसका भी एक ही फॉर्मूला होगा, डायरेक्ट एरिया इक्वल टू होता है बी इंटू एच होता है, बात खत्म, और कुछ भी नहीं करना है।
और पेरीमीटर मैं अभी नहीं बता रहा हूँ क्योंकि पेरीमीटर सबका वही हो जाएगा, सम ऑफ साइड सम ऑफ साइड सम ऑफ साइड। जब अगर साइड इक्वल होंगे तो आप कर सकते हो 2 इंटू एल प्लस बी कर सकते हो, 4 इंटू साइड कर सकते हो। लेकिन अगर अलग अलग तरह का साइड है, मान लेते हैं ऐसा ऐसा करके, ये ऐसा करके फिगर बन रहा है 5 साइड वाला, तो इसको आप कोई फार्मूला तो नहीं बना सकते। आपको ये ई है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो आपको करना होगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी करना होगा आपको, तभी जाके आप उसका पेरीमीटर निकाल सकते हो। तो पेरीमीटर के लिए कंफ्यूजन है, मेन कंफ्यूजन होता है एरिया निकालने के लिए। तो एरिया का यही फार्मूला होता है, आप इस फार्मूला से इसको बना सकते हो और कुछ भी नहीं। तो मैं जैसा कि यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मेरा वीडियो हो चुका है 55 मिनट का और अभी टाइम होने वाला है 8। तो 8 बजे 8 पार हुई हो चुका है, 8:15 होने वाला है। तो कहने का अर्थ हुआ कि मैं अब सोचता हूँ कि इस क्लास को मैं करूँ आज के लिए खत्म, और मैं फिर नेक्स्ट क्लास में जुड़ूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर से बताऊंगा वो सारी की सारी चीज जो कि मैं आगे आपको लिखा था यहाँ पे कि मैं प्लेन के बारे में और सॉलिड के बारे में बताने वाला हूँ। तो अब प्लेन लगभग खत्म है, इस पर रिलेटेड क्वेश्चन ही होंगे और मैं अब सॉलिड के बारे में बताऊंगा। तो आपसे वही है रिक्वेस्ट कि आप अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएं इस चैनल को। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।